नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस एजुकेशनल चैनल मीमांसा यथार्थ पे। मैं गरिमा एक बार फिर उपस्थित हूँ आप सभी के लिए लेके क्लास 6 सिविक्स की एनसीईआरटी, जिसका नाम है सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन फर्स्ट। दोस्तों, इससे पहले हमने इस पुस्तक के 7 चैप्टर कंप्लीट कर लिए हैं। आज हम लोग इसका 8th चैप्टर करेंगे, जिसका नाम है ग्रामीण क्षेत्र में आजीविका। अध्याय 8, ग्रामीण क्षेत्र में आजीविका। इससे पहले हम लोगों ने ग्राम प्रशासन और नगर प्रशासन पढ़ लिया है, तो अब हम लोग देखेंगे कि ग्रामीण क्षेत्र के लोग अपनी आजीविका कैसे कमाते हैं, क्या क्या संसाधन होते हैं, किन किन तरीक़ों से उनकी आय होती है। यहाँ पे देखिए, पहले पाठ में हमने अपने जीवन में मौजूद अनेक तरह के विविधताओं पर नज़र डाली। पहला चैप्टर विविधता की समझ था। हमने इस पर भी विचार किया कि अलग अलग क्षेत्रों में रहने वाले लोग के काम धंधे पर कैसे असर पड़ता है, वहाँ पर पाए जाने वाले पेड़ पौधे, वहाँ की फसलें या दूसरी चीज़ें किस तरह उनके लिए महत्वपूर्ण हो जाती हैं। इस पाठ में हम देखेंगे कि गाँव के लोग किन विभिन्न तरीक़ों से अपनी आजीविका चलाते हैं। पहले 2 पाठों की तरह यहाँ भी हम इसकी पड़ताल करेंगे कि क्या लोगों के पास आजीविका चलाने के समान अवसर उपलब्ध हैं या नहीं, उनके जीवन की परिस्थितियाँ एक दूसरे से कितनी मिलती जुलती हैं और वे किन समस्याओं का सामना करते हैं, इसे भी हम देखेंगे। इतनी चीज़ें हम यहाँ पे देखने वाले हैं। ये आपकी एनसीईआरटी में चित्र दे रखा हुआ है। ये गाँव का ही चित्र है। इसमें लोग विभिन्न तरह की गतिविधियाँ कर रहे हैं, कार्य कर रहे हैं। आप यहाँ देख सकते हैं, ये लोग तालाब में मछली पकड़ रहे हैं, ये ठेला लगाए हैं, यहाँ पे मजदूर मजदूरी कर रहे हैं। यहाँ पे विभिन्न तरह के काम आपको देखने को मिल जाते हैं। आपके इस पाठ में गांव की आजीविका, ग्रामीण क्षेत्रों की आजीविका को समझाने के लिए एक कलपट्टू गांव का उदाहरण दिया गया है, जो कि तमिलनाडु के समुद्र किनारे स्थित है। तो उसका चित्र यहाँ पे प्रस्तुत किया गया है कि जो कलपट्टू गांव है वहाँ लोग क्या क्या करते हैं। तो इसमें बताया गया है कि कलपट्टू गांव में लोग नर्स हैं, बढ़ई हैं, लुहार हैं, पंचर बनाने की दुकानें हैं, साइकिल की दुकानें हैं, और घड़े बनाने वाले कुम्हार हैं, लोग टोकरी बनाने का काम करते हैं, चाय के स्टॉल हैं, कपड़े की दुकानें हैं, और टिफ़िन सर्विस भी, टिफ़िन यानी कि जहाँ पे थोड़ा नाश्ता वास्ता मिल जाता है, चाय समोसा। इसमें तो मैसूर पाक, इडली डोसा, क्योंकि वो साउथ का इलाका है तो यहाँ पे ऐसा दे रखा है कि गांव में ऐसा होता है। तो ऐसे ये लगभग हमारे जो भारत के जितने भी गांव हैं सबके लगभग सबसे मिलता है। किसी गांव में कुछ चीज़ें होंगी, किसी में नहीं होंगी। आपके गांव में भी आपने देखा होगा कि जो ठेले लगाने वाले आते हैं, सब्जी बेचने वाले आते हैं, चाट बेचने वाले आते हैं, गोलगप्पे वाले आते हैं, और गांव में आपको जो पंचर बनाने वाली, मोटरसाइकिल के पंचर बनाने वाली दुकानें मिल जाती हैं। लोग छोटे छोटे किराना स्टोर खोलते हैं। इस टाइप के लोग काम करते हैं, लेकिन उनमें भी सबसे ज़्यादा मुख्य जो व्यवसाय होता है, पेशा होता है ग्रामीण लोगों का, वो होता है कृषि। यानी कि गांव की ज़्यादातर जनसंख्या कृषि कार्यों में लगी होती है। इसमें कृषि में दिखाया गया है, सबसे पहले ये देखिए, कृषि खेत धान की रुपाई हो रही है। सबसे पहले उल्लेख है एक भूमिहीन मजदूर तुलसी का, जो कि दूसरों के खेतों में काम करती है। तुलसी के माध्यम से भूमिहीन किसानों की स्थिति को समझाने की कोशिश की गई है। ऐसे जो भूमिहीन किसान हैं, इनकी संख्या 40% है, जिनके ये पास खुद की खेती नहीं है, लेकिन ये जो बड़े किसान हैं, जो मजदूरों से काम कराते हैं, खुद काम नहीं करते हैं अपने खेतों पे, उनके खेतों में ये काम करती है। और इसमें उसने अपनी स्थिति बताई कि वो अब मजदूरी कर घर के सारे काम करती है, उसके बाद जाके रामलिंगम के खेतों में काम करती है। और उसका पति बाहर मजदूरी करता है, शहरों में मजदूरी करने के लिए चला जाता है, क्योंकि
उसके पास हमेशा काम नहीं रहता है। और उसने ये भी बताया गया है कि जब एक बार उसकी बच्ची बीमार हो गई तो उसको रामलिंगम से कर्ज लेना पड़ा और कर्ज चुकाने के लिए उसको अपनी गाय बेचनी पड़ी। तो वो लोग इतनी अथक परिश्रम करते हैं, इतनी मेहनत करते हैं, उसके बावजूद भी उन लोगों की जो आजीविका है वो सही से नहीं चल पाती, क्योंकि जो उसकी मज़दूरी है उसमें बताती है कि उसकी मज़दूरी 40 रुपये मिलता है उसको दिन भर काम करने का, तो उससे खर्चा भी नहीं चल पाता। और ये मज़दूरी उसके जो पहले अपने मायके में जहाँ वो काम करने जाती थी उससे भी कम है, लेकिन वो रामलिंगम उसको हमेशा काम पे बुलाता है, दूसरे लेबर नहीं लेके आता है, तो मतलब काम हमेशा मिल जाता है, इसलिए वो उसके खेतों में काम करती है। इसमें वो भी ये जो खेतों में काम होता है ये हमेशा नहीं होता है। इसमें देखिए दिखाया गया है कि वो जो तुलसी ये सारे ही काम करती है, बीड़ा बनाना, रोपाई, निराई, कटाई। तो इसमें साल के 5 महीने ऐसे हैं जिसमें उसके पास कोई काम नहीं होता है, और इन महीनों में घर का खर्चा चलाना भी मुश्किल हो जाता है, क्योंकि जब तक काम चलता है तब तक तो खर्चा चलता रहता है और इतना भी कमाई नहीं होती है कि उसको बचाया जा सके। तो जब ये टाइम होता है तो मुश्किल होती है। ऐसे में वो गांव में जो कोई काम चल रहा होता है मजदूरी वगैरह का वो भी कर लेती है, जैसे ईंटें ढोना, बालू ढोना। ऐसे अभी गाँव में ये जो मनरेगा आपने सुना होगा, तो ऐसे मजदूर ये मनरेगा वाला काम भी करते हैं। और जब काम नहीं होता है, गांव में भी काम नहीं मिलता है, तो ऐसे मजदूर शहरों की ओर पलायन कर जाते हैं। और फिर शहरों में भी आपने जो देखा होगा, जो सड़क किनारे रहते हैं और लेबर चौक पे बहुत सारे व्यक्ति आपने देखे होंगे, वो इस टाइप के मजदूर हैं जो गांव से आते हैं और यहाँ पे काम की तलाश में। इसके बाद आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है बड़े किसान। बड़े किसान रामलिंगम, जिसके खेत में काम करती है तुलसी, एक बड़ा किसान है। और ऐसे बड़े किसानों की संख्या हमारे भारत में गिनती की है, मतलब मुट्ठी भर किसान ऐसे हैं, हम 20% किसान ही ऐसे हैं जो बड़े किसान हैं, जिनके पास अच्छी खेती है। ऐसे किसान व्यावसायिक स्तर पर खेती करते हैं, मतलब इनके पास गांव की ज़्यादातर ज़मीन होती है, मतलब सबसे ज़्यादा ज़मीन। और इसमें गांव के सारे ये लोग मजदूर डाल के काम कराते हैं, खुद काम नहीं करते हैं, और इनसे घर की इनकी सारी ज़रूरतें भी पूरी हो जाती हैं खेती से, और इसको ये लोग बाज़ार में बेच भी देते हैं। और इसमें ये लोग खेती ज़्यादा होती है तो लोन भी आसानी से मिल जाता है। लोन वगैरह लेके इसमें दिखाया गया है कि जो रामलिंगम है वो उसने अपनी आटा की मिल डाल रखी है। ऐसे किसान ट्रैक्टर, थ्रेशर इनसे अपना काम कराते हैं। इनके ये खुद के भी होते हैं या किराए पे ले लेते हैं। और ये लोग खेती से जुड़े व्यवसाय भी करते हैं, जैसे खाद बेचना, बीज बेचना। और ऐसे लोग जो बड़े बड़े किसान होते हैं ये गांव में छोटे किसानों को कर्ज भी दे देते हैं। इसके बाद बात करते हैं छोटे किसानों की, जिसमें एक किसान है जो कलबट्टू गांव का है, शेखर। उसके माध्यम से छोटे किसानों की स्थिति को दिखाने की कोशिश की गई है। छोटे किसान वो होते हैं जिनके पास थोड़ी ज़मीन होती है, मतलब वो उस ज़मीन में खेती करते हैं तो उनके घर का खर्च चल जाता है, बस अपने घर के खाने भर का पैदा हो जाता है। और ऐसे किसान अपने खेतों में खुद ही काम करते हैं, और कभी कभी ये लोग लेबर डाल लेते हैं, नहीं तो अधिकतर टाइम खुद ही काम करते हैं। और इसमें शेखर की बताया गया, शेखर का कि जो इसके खेत में जो पैदा होता है अनाज, उससे इसका 8-9 महीने चल जाता है घर, बाकी के लिए इसको मजदूरी करनी पड़ती है। और ऐसे किसानों की जो संख्या है 80% है, मतलब ज़्यादातर किसान जो क्या हैं, छोटे किसान हैं। और इसको अपने खेतों में डालने के खाद और कीटनाशक डालने के लिए कर्ज भी लेना पड़ता है। और फिर कर्ज जब लेते हैं तो जब कर्ज की स्थिति में जब खेत में अनाज पैदा होता है तो इनको जिनसे कर्ज लिया है साहूकारों से, उनको ही अपना जो अन्न है, अनाज है, जो वो बेचना पड़ता है इनको ही। और फिर वो कम दामों में ही बेचना पड़ जाता है, क्योंकि पहले से इन्होंने कर्ज ले रखा है। तो वो पहले ही कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है कि हम तुम्ही को अनाज बेचेंगे, तो इस स्थिति में उसको नुकसान भी झेलना पड़ता है।
और अगर कभी घर में कोई प्रोग्राम कुछ हो गया, जैसे किसी बहन की बेटी की शादी वगैरह हुई, तो उस स्थिति में इनका जो अनाज होता है वो और भी जल्दी 4-5 महीने में ही ख़त्म हो जाता है। और उसमें भी इनको सारे काम है जो कर्ज लेके करने पड़ते हैं, तो कर्ज की स्थिति ज़्यादा खतरनाक होती है और ये लोग एक कर्ज के कुचक्र में फंसते जाते हैं। आप लोगों ने सुना होगा कि बहुत सारे किसान, और अगर कभी बाढ़ सूखा वाली स्थिति आ जाए, अकाल पड़ जाए, तो उस समय इन लोगों ने कर्ज ले रखा होता है, तो उस समय तो स्थिति इतनी ख़राब हो जाती है कि बहुत सारे किसान आत्महत्या कर लेते हैं। आप लोगों ने किसानों की आत्महत्या के बहुत सारे केस सुने होंगे। तो वो इसी टाइप के किसान होते हैं जो ऐसी स्थितियों में उनके पास कोई रास्ता ही नहीं होता है, क्योंकि वो कर्ज ले चुके होते हैं। अब बात की गई है यहाँ पे सीढ़ी नुमा खेत की। सीढ़ी नुमा खेत, ये यहाँ पे जो नागालैंड का एक सीढ़ी नुमा खेत दिखाया गया है, इसमें तस्वीर स्पष्ट नहीं हो पा रही है, लेकिन ये आपको सीढ़ी जैसा कुछ दिख रहा होगा। ये पहाड़ी इलाकों में जो ढाल होती है, ढलाऊ क्षेत्रों पे उसको थोड़ी थोड़ी ज़मीन समतल करके सीढ़ी नुमा खेत बना दिए जाते हैं, और इनका जो किनारा होता है उसको मेड़ टाइप की बना दी जाती है ताकि पानी उसमें रुक सके। और एक जो धान की खेती के लिए इनका प्रयोग किया जाता है। ये खेत पहाड़ी इलाकों में होते हैं, समतल भूमि में। उसके बाद पशुपालन भी ग्रामीणों का, गांव के लोगों का एक मुख्य व्यवसाय है। ये खेती का और पशुपालन का दोनों का ही संबंध है। जो खेती करते हैं उनके पास पशु होते हैं, तो खेती से जो निराई से निकलता है घास वगैरह, वो जानवरों के लिए आ जाता है। भूसा, जो पुआल, और जो जानवरों की खाद होती है, गोबर से जो खाद बनती है, वो खेतों के लिए आ जाती है। तो पशुपालन और कृषि दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो गांव के लोग पशुपालन भी करते हैं। इसमें आपने देखा तुलसी और शेखर, इन लोगों के पास कुछ बकरियां हैं, जानवर हैं, गाय पाल रखी हैं। इसके लिए ये लोग बटाई पे भी पशु पालते हैं, कि मतलब किसी, जैसे रामलिंगम जैसे बड़े लोग हैं, उन्होंने कुछ जानवर लेके दे दिए, और ये लोग जैसे तुलसी जैसे मजदूर हैं, शेखर जैसे किसान हैं छोटे, ये लोग उनके जानवर पालते हैं, फिर उसमें जो भी होता है उनका आधा आधा कर लेते हैं। और इन लोगों के लिए गांव में जो स्वयं सहायता समूह का नाम सुना होगा आप लोगों ने, इसमें उनके थ्रू कुटीर उद्योग लगाए जाते हैं। ये महिला स्वयं सहायता समूह होते हैं और पुरुष वाले भी होते हैं। इन लोगों की अच्छी भूमिका है। ये लोग, इन समूहों के माध्यम से पैसा मिल जाता है इन लोगों को पशु पालने के लिए या कोई अपना छोटा मोटा उद्योग करने के लिए। तो गांव में इस समय इनकी भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका है। जो हमारी NCERT है उसमें मछली पालन भी दिखाया गया है, कि जो कलपट्टू के बगल में एक गांव है जो समुद्र का किनारा है, वहाँ के लोग मछली पालने का काम करते हैं। उसमें अरुणा एवं पारिवेलन की स्टोरी दिखाई गई है कि वो लोग कैसे मछली पालन से अपना घर चलाते हैं। उनके पास एक नाव है जिसमें एक मोटर लगी हुई है, कैटामेरन, जिसको उन्होंने ख़रीदा था, और उसमें उसके घर वाले, उनका पति और उनका भाई, जीजा, ये लोग मिलके एक साथ मछली पकड़ने के लिए जाते हैं। और जो मछलियाँ आती हैं फिर वो 4 हिस्सों में बंटती हैं। एक जो नाव का मालिक हो, जाल का मालिक हो, उसको मिलता है, और बाकी जो 3 लोग हैं उनमें। तो इस प्रकार से ये लोग मछली पालने का व्यवसाय करते हैं। मछली पकड़ने का समुद्री किनारा है। और इसके अलावा जो गांव में आपने देखा होगा जो समुद्र किनारे नहीं हैं, वो लोग भी गांव में मछली पालन का काम करते हैं। जैसे कोई तालाब है, किसी ने गांव में जो सामुदायिक तालाब होते हैं वो भी लोग किराए पे उठाते हैं और उसमें पानी को इकट्ठा करके उसमें मछली पालन का काम करते हैं। तो गांव में ये अक्सर होता है, जो तालाब होते हैं बड़े बड़े, उनमें आपने देखा होगा। और कुछ जो कछुए होते हैं सिंघाड़ा पालने का काम करते हैं। सिंघाड़े की जो फसल होती है उसको पानी में ही तो पैदा करते हैं, उसमें मछली भी पालते हैं। तो ये भी व्यवसाय होता है गांव के लोगों का। अब हम बात करें, ये देखिए यहाँ पे चित्र भी दिया हुआ है, ये लोग मछली पकड़ रहे हैं जाल में। ये तटीय इलाके हैं।
अब हम लोग बात करेंगे अंत में ग्रामीण क्षेत्रों में कर्ज की स्थिति। आपने देखा कि किस तरीके से तुलसी ने जब रामलिंगम से कर्ज लिया तो उसको अपनी गाय बेच के उसका कर्ज चुकाना पड़ा, और शेखर जो कि बीज और खाद के लिए कर्ज लेता है तो उसको अपनी फसल जिनसे उसने कर्ज लिया है व्यापारियों को कम रेट में बेचनी पड़ती है। तो ये कर्ज की बहुत ही बड़े किसानों को तो आसानी से कर्ज मिल जाता है क्योंकि उनके पास ज़मीन होती है और उसके बेस पे बैंक उनको कर्ज दे देते हैं। लेकिन छोटे किसानों को चूँकि इतने उनके पास ज़मीन नहीं होती तो उनको कर्ज आसानी से नहीं मिल पाता है, और भूमिहीन किसान उनके पास तो कोई भी वो नहीं है तरीका जिससे वो कर्ज ले सके। तो ऐसे कोई भी चीज़ें खरीदनी है या घर में किसी की शादी ब्याह करना है और खाद बीज इन चीज़ों के लिए जब पैसा लगता है तो फिर इन लोगों को कर्ज लेना पड़ता है। और ये कर्ज लेने के लिए जो गांव के बड़े किसान हैं, साहूकार हैं, उनसे कर्ज लेते हैं क्योंकि बैंक तक नहीं पहुंच पाते हैं, बैंक से कर्ज नहीं मिल पाता है इनको। तो और ये जो कर्ज लेते हैं तो ये उनको ऊंची ब्याज दर पे मिलता है क्योंकि गांव के साहूकारों से लेते हैं, बड़े किसानों से लेते हैं तो ऊंची दर पे मिलता है। और फिर ये लोग उसको उनका आमदनी का जो एक बड़ा हिस्सा उसका ब्याज चुकाने में ही चला जाता है। और इनका अगर कहीं सूखा और बाढ़ जैसी स्थिति आ गई, फसल चौपट हो गई, तब तो वो कर्ज का जो कुचक्र है, जो कर्ज का जाल है, उसमें वो एकदम फंस जाते हैं, दब जाते हैं। और अगर एक बार कर्ज ले लिया तो फिर इतनी आसानी से वो उससे मुक्त नहीं हो पाते हैं क्योंकि एक सर्कल, एक मतलब पहले बीज और खाद के लिए लिया और फिर फसल उनको कम रेट में बेच दी, और उनका फिर जो क्या हुआ, उनके पास खाने तक के लिए कम अनाज बचा, और उसके बाद जब फिर फसल बोने का टाइम आया तो फिर उनके पास पैसे नहीं है और फिर से कर्ज लेना पड़ेगा। तो ये एक ना चक्र चल जाता है जिसको कर्ज का कुचक्र बोलते हैं, दुष्चक्र। इसमें ये लोग फंस जाते हैं। आप लोगों ने अगर मदर इंडिया मूवी देखी होगी तो उसमें एक किसान परिवार की स्थिति दिखाई गई है और कैसे वो जो साहूकार होता है सुखी लाला, वो उनकी सारी फसल रख लेता है और वो अनपढ़ होने के कारण उसमें कर्ज का मात्रा ज़्यादा बता देता है, और जो उसका ब्याज दर है उनका ब्याज चुकाने में, सूद जिसको बोलते हैं, सूद चुकाने में ही उनकी सारी फसल चली जाती है। तो कर्ज तो वो मूल तो वैसे के वैसे रह जाता है। तो ये वास्तव में स्थिति ऐसी हो जाती है। तो ये था हमारा चैप्टर ग्रामीण क्षेत्रों में आजीविका। आशा है कि आपको चैप्टर समझ में आ गया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसको लाइक करिए और अपने मित्रों के साथ शेयर करिए, और हमारे ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो देखते रहने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।